हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कि आप लोग सब अच्छे होंगे। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अ ड्रग ब्राइटा कार्बोनिका। इट्स कॉमन नेम इज बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, इस रेमेडी की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी स्क्रोफुलस रेमेडी। स्क्रोफुलस डायथेसिस का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि ग्लैंडुलर डायथेसिस, जिसमें कि ग्लैंडुलर अफेक्शन सबसे ज़्यादा होने की चांसेस हो, मतलब उसका ग्लैंड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता हो, तो ऐसे डायथेसिस को हम लोग स्क्रोफुलस डायथेसिस कहते हैं। और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी होती है ब्राइटा कार्ब। इट अफेक्ट्स ऑल द ग्लैंड सच एज एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स, टेस्टिस, पैरोटिड्स ग्लैंड, इवन प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जिसपे कि इसका एक्शन देखा जाता है। और आप जानते हैं कि किसी भी मेडिसिन का, होम्योपैथिक मेडिसिन का जिस पे एक्शन होता है उसी को वो ट्रीट भी करता है, क्योर भी करता है। इसीलिए इन सारे ग्लैंड्स के अफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो रेमेडी है दैट इज द ब्राइटा कार्बोनिका। आइए हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले इस ड्रग में ये देखें कि क्या क्या हमें पार्ट इसमें पढ़ना है। What are the parts to be read? So first part will be the constitution and which is the most important part of this drug. सबसे जो ज़्यादा important इसमें ध्यान देने वाली बात होगी that will be the constitution and after that there will be throat affection and the respiratory symptoms. कुछ इसमें हम लोग respiratory symptoms को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में कुछ अदर सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बेहतरीन पार्ट है इसका वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। और इसके बाद रिस्पिरेटरी सिम्टम्स, और चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्लैंडुलर अफेक्शन ही देखने को मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे पेशेंट में इस मेडिसिन को दिया जाता है, इस रेमेडी को दिया जाता है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड। फर्स्ट चाइल्डहुड का क्या मतलब है? फर्स्ट चाइल्डहुड का तो सिंपल सा मतलब है कि जो हम लोगों का चाइल्डिश फेज होता है, चाइल्डहुड फेज होता है, दैट इज द फर्स्ट चाइल्डहुड, जो हम लोगों का रियल बचपन का फेज होता है। एंड सेकंड चाइल्डहुड क्या होता है? ये बचपन का फेज नहीं होता है, इट इज द ओल्ड एज फेज। ठीक है, तो जो ओल्ड स्टेज होता है ना, बूढ़े का स्टेज होता है, दैट इज द सेकंड चाइल्डहुड। अब बात रही कि फिर इसको सेकंड चाइल्डहुड क्यों कहा गया, तो आप ध्यान देंगे बहुत सारे बूढ़े में, बहुत सारे क्या जनरली ऐसा होता है कि बूढ़े ओल्ड स्टेज में होता है ना, फिर से बचपन वाली ना हैबिट रिपीट होने लगती है, वही बचपना, ठीक है, फिर से दिखने लगता है, बचपन का लक्षण दिखने लगता है, बच्चे के जैसे जिद करना, ठीक है, किसी किसी बातों पे। तो ये जो होता है ना बचपन का लक्षण दिखना दोबारा इन द ओल्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड चाइल्डहुड। तो हम इसको फर्स्ट चाइल्डहुड और सेकंड चाइल्डहुड दोनों ही केस में ब्राइटा कार्ब को दे सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसा मेडिसिन आपको ओपियम भी होता है, एंड ओपियम के ब्रैकेट में आपको मेलिफोलियम एंड ब्राइटा कार्ब मिलेगा। ठीक है, देन इट इज गिवन फॉर द सोरिक और ट्यूबरकुलर डायथेसिस। ठीक है, तो ये इसका एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम लोग आते हैं कि इसको अलग अलग केस में कैसे दिया जाता है। जैसे चिल्ड्रन के केस में, अगर चिल्ड्रन के केस में देखें तो चिल्ड्रन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? दैट विल बी द स्क्रोफुलस ड्वार्फिश चिल्ड्रन एंड हु डू नॉट ग्रो। ठीक है, तो स्क्रोफुलस डायथेसिस तो हमने पहले ही बताया है कि ग्लैंडुलर अफेक्शन इसमें होगा, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, या किसी भी स्टेज में। अगर ग्लैंडुलर डायथेसिस है तो देन डेफिनेटली आप वहां पे ब्राइटा कार्ब को एक बार जरूर सोचें। इसके बाद बच्चे में क्या है कि ड्वार्फिश होगा, मतलब ग्रोथ उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हु डू नॉट ग्रो। और अगर बच्चा ग्रो करता है बहुत ज्यादा रैपिडली तो उसके लिए मेडिसिन कौन सा है? कैलकेरिया कार्ब। लेकिन अगर बच्चा ग्रो नहीं करता हो, बहुत स्लो ग्रो होता हो, स्टंटेड ग्रोथ होता हो, बच्चा ड्वार्फिश होता हो, छोटा होता हो, ठीक है, स्टेचर उसका छोटा हो, देन हमें ब्राइटा कार्ब को ध्यान में रखना चाहिए। देन इमेसिएटेड चिल्ड्रन विथ ब्लॉटेड फेस, क्योंकि हमने बताया कि बच्चे का ग्रोथ पूरा नहीं होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, तो उतना ज्यादा ना तो इसका फिजिकल ग्रोथ हो पाता और ना ही मेंटल ग्रोथ हो पाता है, तो बच्चा दुबला पतला रहता है, इमेसिएटेड रहता है, लेकिन उसका फेस एकदम ब्लॉटेड होता है, फुला हुआ फेस होता है। इवन उसका जब एब्डोमेन देखेंगे तो वो भी क्या होता है? फुला हुआ होता है। हु सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ द कॉलिक, और ऐसे बच्चे में ना कॉलिक अटैक बहुत ज्यादा आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, देखने को मिलता है। एंड स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया हैविंग ओपेक कॉर्निया। ठीक है, ऑप्थेल्मिया भी इसमें देखने को मिलता है, स्क्रोफुलस ग्लैंडुलर, ठीक है, एंड हैविंग ओपेक कॉर्निया। और ऐसे बच्चे में कॉर्निया जो होता है वो जनरली ओपेक भी देखा जाता है। तो ऐसे केस में आप ब्राइटा कार्ब को सोच सकते हैं।
देन अभी हमने बताया कि चिल्ड्रन जो होगा वो क्या होगा, फिजिकली एंड मेंटली वीक होगा, क्योंकि उसका फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों ही नहीं हो पाता है सही ढंग से। देन चिल्ड्रन विद डिफिशिएंट मेमोरी एंड आर फॉरगेटफुल एंड इनअटेंटिव, ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट, कैन नॉट रिमेंबर एंड ऑल्सो हैविंग द थ्रेटेंड इडियोसी। तो सोचिए कि बच्चे में ना तो फिजिकल ग्रोथ हो पाता है और ना ही मेंटल ग्रोथ उतना जल्द हो पाता है, इसके वजह से इसका मेमोरी जो हो जाता है वो वीक रहता है, डिफिशिएंट मेमोरी रहता है, फॉरगेटफुलनेस रहता है, बहुत जल्दी बच्चा भूल जाता है, इनअटेंटिव होता है, बच्चे ना किसी बात पे ध्यान नहीं दे पाएगा। आप अगर पढ़ाओगे ना तो आपके बात पे उतना ज्यादा अटेंटिवली वो ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है, और इसमें फॉरगेटफुलनेस, हर किसी बात को बहुत जल्दी भूल जाता है, और ऐसे बच्चे को ना सिखाना पढ़ाना बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी बात को याद नहीं रख पाता है। आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद तुरंत मान लीजिए आप उसको पूछेंगे कि अभी हमने बताया था क्या होता है, तुरंत भूल जाएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। मतलब इसे बच्चे को ना आप पढ़ा नहीं सकते हो, कोई भी चीज सिखा नहीं सकते हो, क्योंकि याद ही नहीं रहता है ना। आप सिखा दोगे लेकिन तुरंत भूल जाएगा, क्योंकि मेमोरी उतना ज्यादा उस बच्चे की दोष नहीं है, ठीक है, उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाया, मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाया, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे केस, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कि, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा, इवन हमको भी आता है, क्योंकि हम टीचिंग भी करते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलते हैं, और जब कभी जवाब नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन असल में होता है कि बच्चे का दोस्त तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका मेमोरी वीक है, उतना ज्यादा वो ले नहीं पाता है। तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली ब्राइटा कर्व को सोच सकते हैं। एंड थ्रेटेंड इडियोसी, तो इसमें ये चांसेस भी होता है कि इडियोसी मतलब बेवकूफी आप कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण, इस तरह का टेंडेंसी इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसा होता है ब्राइटा कर्व का बच्चा। एंड इट इज गिवन फॉर द क्रॉनिक इडियोसी, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इडियोसी देखा जाता है, लेकिन क्रॉनिक इडियोसी होगा देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्राइटा कर्व। अदरवाइज अगर हमारा एक्यूट इडियोसी है, बस शॉर्ट टर्म के लिए है, देन मेडिसिन विल बी द हेलिबोरस, ठीक है। मेडोराइनम में भी इस तरह का कुछ सिम्टम देखा जाता है, जैसे इसका बच्चा मेंटली डल होता है, मेंटली वीक होगा, ठीक है, एंड दिस बेबी इज आल्सो डॉर्फिश और स्टंटेड ग्रोथ विथ साइकोटिक बैकग्राउंड। तो इसमें भी वीक मेमोरी का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, बच्चे का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हो पाता, फिजिकली एंड मेंटली बच्चा वीक होगा, डिफिशिएंट मेमोरी होगा। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइकोटिक बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो माइज्म होगा वो क्या होगा, साइकोसिस होगा। लेकिन ब्राइटा कर्व में क्या होता है, सोरा होता है, वो सोरिक बैकग्राउंड का बच्चा होता है, ठीक है। तो ये था बच्चे की कंस्टिट्यूशन कि इस तरह का अगर बच्चा देखने को मिलता है, देन आप वहाँ ब्राइटा कर्व को सोचें। इसके बाद ओमेन में भी कुछ देखा जाता है कि किस टाइप के ओमेन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो देखते हैं ओमेन भी कैसे होगी, डॉर्फिश, हिस्टेरिकल ओमेन। हिस्टेरिकल ओमेन हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी इग्नेशिया में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इग्नेशिया नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप इग्नेशिया का वीडियो जाकर देख सकते हैं। टाइप करिए इग्नेशिया मेडिकोज IQ, आपको वीडियो मिल जाएगा। इग्नेशिया में हम बहुत अच्छे तरीके से जो हिस्टेरिकल ओमेन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हमने डिस्कस किया, बट फिर भी कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता देते हैं कि इसका जो सबसे ज्यादा पिकुलियर कैरेक्टर होता है, ये होता है कि इसके गले में जो सेंसेशन होता है वो लगता है कि समथिंग इज लॉज्ड और स्टक इन द थ्रोट, ठीक है, बट which cannot be swallowed, but nothing is found on investigation। जब हम लोग जांच करते हैं तो कुछ ऐसा पता नहीं चलता है कि उसके थ्रोट में कुछ है, लेकिन उसको ऐसा सेंसेशन होता है उसके गले में कुछ क्या फंसा हुआ है, हमेशा अटका हुआ, जिसको कि निगल नहीं सकते हैं, स्वॉलो नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है। उसका जो सबसे ज्यादा पिकुलियर कैरेक्टर है हिस्टेरिकल ओमेन का ये होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, किसी भी चीज को वो शेयर नहीं करना चाहता है, किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा, कोई भी बात हो, प्रॉब्लम हो, वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता, वो खुद अपने अंदर रखना चाहता है। ऐसे टाइप के पर्सन्स होते हैं, और ऐसे टाइप का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दैट विल बी द हिस्टेरिया, मतलब हिस्टेरिकल ओमेन, ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो आप जाके वीडियो एक बार जरूर देखें। एंड ओल्ड मेड्स विद द स्कैंटी मेंसेस, तो अगर ओल्ड मेड में अगर इस तरह का स्कैंटी मेंसेस आपको देखने को मिलता हो, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बहुत कम, फ्लो बहुत कम होता हो, और बॉडी डिफिशिएंट हीट, मतलब क्या है, पेशेंट कैसा होना चाहिए, चिल होना चाहिए, ठंडे से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता हो, तुरंत कोल्ड के एक्सपोजर होने से कोई ना कोई प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप ब्राइटा कर्व को सोच सकते हैं ऐसे वुमेन के केस में। एंड दे आर ऑलवेज कोल्ड एंड चिली, तो ऑब्वियसली डिफिशिएंट ऑफ हीट है तो पेशेंट क्या होगा, चिली होगा, कोल्ड पेशेंट होगा, उसको कोल्ड से प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे पेशेंट में आप ब्राइटा कर्व को सोच सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द ओल्ड पीपल, क्यों, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि सेकंड चाइल्डहुड, तो सेकंड चाइल्डहुड क्या है, वो ओल्ड स्टेज ही तो है, तो ओल्ड पीपल में भी हम ब्राइटा कर्व को देखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ओल्ड पीपल में दिया जाता है। तो जो पर्सन होगा वो कैसा होगा, ओल्ड कैचेटिक पीपल विद द एस्ट्रोफुलस डायथेसिस, स्पेशली व्हेन दे आर फैटी और हु सफर फ्रॉम गॉटी कंप्लेंट्स, ठीक है, और फ्लोरिक एसिड में भी इस तरह का सिम्टम देखा जाता है। तो मतलब क्या है, कैचेटिक पीपल की अगर हम बात करें तो कैचेटिक वर्ड आया है कैचेक्सिया से,
और कैचेक्सिया का मतलब होता है वेस्टिंग डिजीज, मतलब इसमें एक तरह का जो वेस्टिंग होगा, इसका जो बॉडी का वेट होता है वो लूज होता चला जाता है, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स। तो ऐसे कंडीशंस में हम सोच सकते हैं, और ऐसा होता है ओल्ड पीपल, ठीक है। देन स्क्रोफुलस डायथेसिस, फिर से वही बात, ग्लैंडुलर डायथेसिस होगा, ग्लैंडुलर अफेक्शन होगा। एंड दे आर फैटी हु दोज सफर फ्रॉम द गाउटी कंप्लेंट्स, ठीक है, और फैटी भी हो सकता है, और जो सफर प्रॉब्लम होगा उसका वो क्या होगा, गाउटी कंप्लेंट्स होगा, गाउटी डायथेसिस का होगा, मतलब पेन आप कह सकते हो, रूमेटिक पेन वगैरह इस तरह का सिम्टम्स अगर देखने को मिलता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्राइटा कफ। And this medicine is also given for disease of the old man with hypertrophy or induration of the prostate gland, चूंकि ग्लैंडुलर अफेक्शन का तो है ही ये मेडिसिन। तो अगर किसी बंदे में ओल्ड एज में, ठीक है, प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच, ठीक है, तो ये ओल्ड एज में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जिसके कारण डिफिकल्ट यूरिनेशन होने लगता है, पेनफुल यूरिनेशन होने लगता है। अगर किसी भी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी हो जाता है या इंड्यूरेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इवन टेस्टिस में भी, ठीक है, अलॉन्ग विद द मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, और साथ में क्या होना चाहिए, अगर मेंटल और फिजिकल वीकनेस आपको देखने को मिलता है, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द ब्राइटा कफ। इसके बाद अगर हम देखें एपोलेप्टिक टेंडेंसी इन द ओल्ड पीपल, ठीक है, एंड कंप्लेंट्स ऑफ द ओल्ड ड्रंकार्ड्स, ठीक है, अगर ओल्ड स्टेज का है और बंदे को अगर पीने की बहुत ज्यादा आदत पड़ी हुई है और उसमें अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कंप्लेन हो, तो आप वहां भी सोच सकते हैं इसको। एंड हेडेक ऑफ द एज पीपल हु आर चाइल्डिश, ठीक है, मतलब क्या है कि बूढ़े में अगर बचपन का लक्षण हो, बचपना दिखता हो, ठीक है, बच्चे का लक्षण दिखता हो, और अगर ऐसे एज्ड पीपल में, ओल्ड पीपल में हेडेक देखने को मिलता है, देन वहां पे आप सोच सकते हो ब्राइटा कफ को। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह का बच्चे में दिया जा सकता है, किस तरह के वोमेन में, फीमेल में दिया जा सकता है, और किस तरह के ओल्ड एज में दिया जा सकता है ब्राइटा कफ को। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन को आप जरूर याद रखें, इससे आपको ये पता चलेगा कि ब्राइटा कफ को हम किस किस केस में प्रीफर कर सकते हैं, कैसे केस में दे सकते हैं। अब आइए इसका जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन या थ्रोट अफेक्शन है उसको देखते हैं क्या होता है। थ्रोट अफेक्शन आफ्टर चेक फुट स्वेट, ठीक है, तो फुट में स्वेटिंग हो रहा है और उस स्वेटिंग को रुक जाने की वजह से, मान लीजिए अचानक से फुट में स्वेटिंग हो रहा था, वो चला गया कोल्ड एक्सपोजर में, तो तुरंत उसका स्वेटिंग बंद हो जाएगा। तो अगर इसके कारण से अचानक से अगर फुट स्वेटिंग बंद हो गया हो, ठीक है, उसके कारण से अगर गले में किसी भी तरह का अफेक्शन आता है, किसी भी तरह का कंप्लेंट आता है, मतलब कंप्लेंट है गले का, थ्रोट का, और कॉजेशन में क्या है कि फुट स्वेट का बंद हो जाना, तो ऐसे कंडीशन में आप सोच सकते हो ब्राइटा कफ का। देन ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, पहले ही बता चुके हैं कि जो पेशेंट होता है ये कैसा होता है, कोल्ड होता है, मतलब चिली पेशेंट होता है, कोल्ड एक्सपोजर से इसको प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ये कोल्ड के लिए। द पर्सन्स हु आर लायबल टू टेक कोल्ड इजीली, every even least cold results into the attack of the tonsillitis with tendency to suppurate quinsy, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर कोल्ड का एक्सपोजर होता है ना, तो इसको एकदम टॉन्सिलाइटिस शुरू हो जाता है, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होने लगती है, फिर वहां पेन होने लगता है, टेंडेंसी टू द सुपरेट, इवन सुपरेशन का भी टेंडेंसी कभी कभी देखने को मिलता है। एंड क्विंसी क्या, पेरिटॉन्सिलर एब्सेसेस, ठीक है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम देखने को मिलता है ड्यू टू द कोल्ड एक्सपोजर, देन आप वहां पे ब्राइटा कफ को सोच सकते हैं। देन है क्रॉनिक कफ इन द सोरिक चिल्ड्रन, चूंकि बैकग्राउंड तो सोरा है, अगर वहां पे आपको क्रॉनिक कफ देखने को मिलता है विद इनलार्ज टॉन्सिल और द एलोंगेटेड यूबुला, देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्राइटा कफ, ठीक है। और इसका जो क्रॉनिक कफ होता है, जो कफिंग होता है, वो कब एग्रेवेट करता है, एग्रेवेट आफ्टर द स्लाइट कोल्ड, चूंकि कोल्ड से इसको प्रॉब्लम होती है, तो कोल्ड से इसका कंप्लेंट एग्रेवेट भी करता है। तो नेक्स्ट क्या है, इनेबिलिटी टू स्वॉलो एनीथिंग बट लिक्विड, मतलब ये पेशेंट सॉलिड फूड को नहीं निकल सकता है, लिक्विड के अलावा कोई भी अगर खाना ये खाता है तो इसके लिए पेनफुल हो जाता है, लेकिन लिक्विड ये पी सकता है, लिक्विड को पीने में इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसके ब्रैकेट में आपको बैप्टिसिया सेलेसिया भी मिलेगा। जब आप बैप्टिसिया में पढ़ोगे एलन किनोस में, तो वहां पे आपको मिलेगा कि बैप्टिसिया का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, कैन स्वॉलो लिक्विड, यहाँ भी वो लिक्विड को निकल सकता है, बस सॉलिड नहीं खा सकता, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है, लिक्विड को निकल सकता है, और उसके ब्रैकेट में आपको ब्राइटा कफ भी मिलेगा। लिस्ट सॉलिड फूड गैग्स, और वहां पे जो बैप्टिसिया का पेशेंट होता है उसमें अगर थोड़ा सा भी सॉलिड फूड अगर खाता है तो उसमें गैगिंग की टेंडेंसी होने लगती है, मतलब उसमें गला में एकदम गैगिंग सा होने लगता है, ठीक है। सो कैन स्वॉलो लिक्विड्स ओनली, ठीक है, बट एवर्जन टू देम, और लिक्विड को निकल सकता है, सिर्फ लिक्विड ही खा सकता है, लेकिन लिक्विड का क्या है, एवर्जन है, लिक्विड पीना नहीं चाहता है, ये लेना नहीं चाहता है, तो ऐसा पेशेंट अगर होगा तो वो क्या होगा, सिलीसिया, समझ गया। अब रेस्पिरेटरी कंप्लेंट के अलावा जो हमारा अदर कंप्लेंट है, कुछ अदर सिम्टम्स है ब्राइटा कफ में इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन
और इंसिपिएंट सुपुरेशन ऑफ द ग्लैंड्स स्पेशली सर्वाइकल एंड द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का स्वेलिंग और इंड्यूरेशन होता है, ठीक है, सुपरेशन के सुपरेटिव टेंडेंसी के साथ ग्लैंड में, जैसे कि सर्वाइकल या इंग्वाइनल लिम्फ नोड में, देन वहां पे आप ब्राइटा कार्प को सोच सकते हैं। ऑफेंसिव फुट स्वेट ऑफ द हील्स एंड टोज एंड सोल गेट सोर, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने से एकदम उसके सोल में लगता है कि सोरनेस आ जाती है, देन वहाँ पे भी आप सोच सकते हो उसको। हेमेरॉइड्स प्रोट्रूड्स एवरी टाइम ही यूरिनेट्स, ये बहुत ज़्यादा पिकुलियर है, इसका वन लाइनर सिम्टम्स भी पूछा जा सकता है कि जब कोई भी बंदे में यूरिनेशन करने का टाइम आता है, यूरिनेशन के टाइम में हेमेरॉइड्स इसका प्रोट्रूशन होता है, हेमेरॉइड्स देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ द यूरिनेशन, तब आप वहाँ ब्राइटा कार्प को सोच सकते हैं, ठीक है। और उसके ब्रैकेट में आपको म्यूरियोटिक एसिड भी मिलेगा। अगर हम इसकी मॉडलिटी पे थोड़ा ध्यान देंगे तो मॉडलिटी में एग्रावेशन क्या है कि व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिजीज, तो जब अपने ये डिजीज के बारे में सोचता है, कोई भी कंप्लेन उसके बारे में सोचता है तो और ज्यादा एग्रेवेट कर जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ये ऐसा सिम्टम्स आपको ऑक्जेलिक एसिड में भी मिलेगा, कैलकेरिया फॉस, जलसीमियम, मेडोराइनम, इन सारे मेडिसिन में ये एक सिम्टम्स है कि वो जितना ज्यादा अपने डिजीज के बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा उसका डिजीज एग्रावेट कर जाता है, बढ़ जाता है। एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ठीक है, तो जिस तरफ से इसका पेन हो रहा है उस तरफ अगर ये लाई करता है तो उससे फिर क्या करेगा, सिम्टम्स इसका एग्रावेट कर जाता है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, वॉशिंग द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, अगर अफेक्टेड पार्ट कहीं इसको प्रॉब्लम, उस पार्ट को धोने के बाद इसका सिम्टम्स एग्रावेट कर जाता है। अब थोड़ी बहुत हम लोग नजर डालते हैं इसके रिलेशन पे क्या है। ये फ्रीक्वेंटली यूजफुल बिफोर और आफ्टर सोराइनम, सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम, ठीक है, तो इसके बाद या पहले भी दिया जा सकता है। आफ्टर ब्राइटा कार्प सोराइनम विल ऑफन इरेडिकेट द कंस्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू क्विंसी, ठीक है। ब्राइटा कार्प से अगर नहीं हो रहा है तो आप सोराइनम दीजिए, एंड डेफिनेटली इस तरह का अगर कंस्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है क्विंसी का तो उसको वो ठीक कर देगा। एंड इनकम्पेटिबल आफ्टर द कैलकेरिया कार्प इन द एस्क्रोफुलर अफेक्शन। तो ये था हमारा ब्राइटा कार्प। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब एक बार इस मेडिसिन को आप अच्छे से एलन की नोट से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा रेमेडी तो है नहीं, 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। वो सबसे पहला कंस्टिट्यूशन में हम लोग तीनों पार्ट को देखा कि चिल्ड्रेन में किस तरह का सिम्टम्स होगा, ओल्ड स्टेज में क्या होगा और किस तरह के फीमेल में दिया जाएगा। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स था वो था रेस्पी सिम्टम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में हमने देखा, और लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस सेशन में इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।